हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं, वो भी व्याख्या के साथ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी रचना क्या है? काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य, समीक्षा या साक्षात्कार। तो देखिए, कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी जो रचना है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने सामने नहीं रहेगा, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो कुंवर नारायण द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? धर्मवीर भारती, शरद चंद्र, दीनबंधु या बंकिम चंद्र। तो देखिए, आवारा मसीहा जो रचना है वो किसका है? तो आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर का। किसका? विष्णु प्रभाकर का। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आवारा मसीहा रचना किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की। और किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा लिखा विष्णु प्रभाकर ने है, लेकिन किसके जीवन पे लिखा है? तो वो शरद चंद्र के जीवन पे लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अस्तित्व का मानचित्र या इनमें से सभी रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? इनमें से सभी। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर और अस्तित्व का मानचित्र। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं हैं किसकी? अनामिका की। किसकी? अनामिका की है। यहां क्या रहेगा? अनामिका की है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन में जल सोपर धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? हमें बताना है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सूरदास, नरोत्तम दास या रहीम दास। तो देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पंक्ति किसकी है? तो नरोत्तम दास की है। किसकी? नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन है? सेठ गणेशलाल, जयदेव, शरण वर्मा, लहना सिंह या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था। उसका जो प्रमुख पात्र है वो है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी, जैसे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, गुलेरी। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रह का अनुक्रम कौन सा सही है? तो देखिए, सबसे पहले हम प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। तो देखिए, इंसान के खंडहर ये कब लिखे थे? तो 1950 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1950 में। किसने? मोहन राकेश ने। नए बादल कब लिखे थे? तो नए बादल लिखे थे 1957 में। कब? 1957 में। जानवर और जानवर ये कब लिखे थे? तो 1958 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो ऑप्शन क्या है? हमारा पहला ही ऑप्शन है जो सीरियल वाइज है। क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से। एक 50 में, एक 57 और एक 53। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने एक लिखी थी रचना, एक और जिंदगी, 1961 में। फौलाद का आकाश एक और रचना है जो लिखा था 1966 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है? च, छ, ज। यह विसर्ग नहीं रहेगा। च, छ, ज या इनमें से सभी। तो देखिए, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? तो ये तीनों जो है स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनुतान कहते हैं? निम्न में से किसे अनुतान कहते हैं? बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर लगा बल, या उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव, या शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौन या विराम की अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुतान जो है ये किसको कहते हैं? तो उच्चारित ध्वनि को स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को ही क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। अनुतान को सुलहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलहर भी कहते हैं। तो अनुतान जो है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? शब्द सुलहर और वाक्य सुलहर। कौन कौन से? शब्द सुलहर और वाक्य सुलहर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन या इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, या आशीर्वाद, या आशीर्वाद। तो देखिए इनमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 3। आशीर्वाद जो है ऐसे ही लिखा जाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पवन शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या अयादि संधि। तो देखिए निम्नलिखित में से पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर 4, अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। क्या होता है? पो प्लस अन मिलके क्या होता है? पवन। क्या होता है? पवन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, या सार्थक शब्द। तो देखिए ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेगम शब्द कहाँ से लिया हुआ शब्द है? हमें बताना है कि बेगम जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया? तुर्की, अरबी, फारसी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेगम जो शब्द है वो तुर्की से लिया गया है। कहाँ से? तुर्की से लिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तुर्की से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, जैसे कालीन, कैची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तमगा, तोप, तलाश, मुगल, लाश, लफंगा, सुराग। ये सारे क्या हैं? तुर्की के शब्द हैं जो लिए गए हैं, जो हम प्रयोग करते हैं। अरबी के भी कुछ शब्द लिए गए हैं। इसी तरह हर भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द लिए गए हैं। अरबी के जैसे होते हैं यदा, अजीब, अक्ल, कर्ज, किस्त, तारीख, तकिया। ये सारे शब्द जो है अरबी के शब्द हैं। किसके? अरबी के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या क्रिया विशेषण। तो इनमें से कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? तो वो है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है शब्द, क्रिया विशेषण शब्द भेद विकारी नहीं है, बल्कि यह क्या है? अविकारी है। क्या है? अविकारी है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के क्या है? शब्द जो है भेद विकारी हैं। क्या है? भेद विकारी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे। वाक्य में गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में जो है ये गांधी क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुग्राहक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुग्राहिणी, अनुगृहिणी, अनुग्राहिका या अनुग्रहिणी? तो देखिए अनुग्राहक का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? अनुग्राहिक। क्या होगा? अनुग्राहिक। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान या अपादान? तो देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जब कहीं भी अलगाव हो तो वहाँ कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित किया हो उसे ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तर्पण शब्द का विशेषण क्या होगा? तर्पणीय, पर्पित, तर्पी या उपर्युक्त सभी? तो देखिए तर्पणा शब्द के विशेषण जो है वो क्या होगा? तो तर्पण शब्द के विशेषण होते, देखिए तर्पणी, तर्पित होगा। यहाँ क्या रहेगा? पर्पित नहीं, तर्पित। तर्पित तथा तर्पी ये तीनों जो है तर्पण शब्द के क्या है? विशेषण शब्द हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? भाववाच्य में कम नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, या भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, या भाव के अनुसार क्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भाववाच्य के लिए कौन सा नहीं है या असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निपात अव्यय कौन सी है? ही, हे, जी, ए। तो देखिए निपात अव्यय कौन सा है? तो निपात अव्यय है क्या है? वो है ही और क्या होगा? जी, ये दोनों है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों क्या है? करेक्ट हैं, क्योंकि निपात जो है, निपात अव्यय कौन कौन से? ही और जी हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकार्य निपाय, नकारार्थक निपाय, निषेधात्मक निपाय, प्रश्नबोधक निपाय। तो ये सारे क्या है? निपात के भेद है। कितने? तो 9 निपात के भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए सब 9 के नाम मैं बोल देती हूँ। स्वीकार्य निपात, नकारार्थक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, बलदायक या सीमा बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात या आदर बोधक निपात। ये सब क्या है? बोध निपात के प्रकार हैं। कितने? 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है या शब्द के बाद में। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। जैसे अभी लिखा हुआ है तो अभी उपसर्ग से बना, हमें बताना है कि कौन सा शब्द है। अभिमान, अभ्यागत, अभ्युदय या उपर्युक्त सभी। देखिए ये तीनों जो हैं अभी उपसर्ग से बने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? अभिमान में देखिए अभी प्लस मान होता है। अभ्यागत में क्या होता है? तो अभी प्लस आगत होता है। और अभ्युदय में होता है अभी प्लस उदय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्मरणीय में से
क्रमशः धातु और प्रत्यय कौन सा है। हमें बताना है कि स्मरणी शब्द में धातु और प्रत्यय कौन सा है। स्मरण, अनि, स्मृति, अनि, स्मरण, अनि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। स्मृति जो है वो धातु है, अनि जो है वो प्रत्यय है। क्या है, इस स्मरणी शब्द में स्मृति जो है वो धातु है तथा अनि क्या है, प्रत्यय है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरहम शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो देखिए बेरहम शब्द में कौन सा समास है, तो बेरहम शब्द में समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। हमने बहुत बार समास के क्वेश्चन में ये बताया कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद प्रधान हो या फिर जिसका पहला पद अव्यय हो, इन दोनों को ही क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिसका उत्तम पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।